है और दूसरी तरफ खाने पीने की किल्लत। रोटी के लिए पहले से ही जूझ रहा मुल्क अब प्यास से मरने की कगार पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि शहबाज सरकार लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 65% आबादी को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। पिछले एक साल से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में जल संकट बना हुआ है। देश का खजाना खाली है, सरकार के पास संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब कराची के गुलशने इकबाल में जल संकट बहुत विकराल हो गया है। कराची जल और सीवरेज निगम के अधिकारी जांच के घेरे में हैं। कई इलाकों में एक साल से अधिक समय से पानी की आपूर्ति बाधित है, जबकि कुछ इलाकों में 2 साल से पानी की कमी बनी हुई है। स्थानीय लोगों को भारी कीमतों पर पानी के टैंकर खरीदने पड़ते हैं या फिर दूषित भूमिगत जल पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंध सरकार की गलत नीतियों की वजह से नई जल आपूर्ति परियोजनाएं अधर में हैं। 16 साल से जल संकट से जूझ रहे कराची के लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है, लेकिन अपनी आवाम की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय शहबाज सरकार भारत के खिलाफ साजिश में मशगूल है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं कर रहा, दूसरी तरफ अब वो बांग्लादेश के साथ मिलकर नई चाल चल रहा है। पाकिस्तानी सेना और सरकार की ऐसी नीति के वजह से ही मुल्क में विद्रोह चरम पर है। बलूचिस्तान में अलगाववादियों का आक्रोश चरम पर है, दूसरी तरफ जातीय हिंसा का दौर भी जारी है। अगर बिजली, पानी और रोटी के लिए जनता सड़कों पर उतरी तो शहबाज सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके पास आऊंगी यूके देवनाथ जी। सर, अभी तक तो खाने के लाले थे, अब तो पानी की समस्या भी कई सालों से चल रही है। क्या होगा इस मुल्क का? पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन लचर है, लाचार है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उन्होंने अपने देश के रिसोर्सेज जो हैं, यानी प्राकृतिक जो संपदा है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। वहां पर हर चीज का मैनेजमेंट बहुत गरीब है, चाहे वो पानी का मैनेजमेंट हो, चाहे बिजली का मैनेजमेंट हो, चाहे प्राकृतिक खनिज पदार्थों का मैनेजमेंट हो। इसकी वजह क्या है? करप्शन। तो अगर पाकिस्तान में आप किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रैक करेंगे, आप देखेंगे हर उंगली फाइनली जाकर एक जगह पर, एक ही नब्ज पर रुकती है, वो है करप्शन। पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि प्लानिंग के लिए करप्शन है। वहां के जो नेता हैं वो करोड़ों रुपया घूस देते हैं ताकि एक सैकड़ों करोड़ का जो हाईवे है या एक सैकड़ों करोड़ का मेट्रो है, वो उनके घर के पास से गुजरे। ये तो पाकिस्तान की हालत है। जबकि सड़क और मेट्रो की अलाइनमेंट कौन तैयार करना चाहिए? टाउन प्लानर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं। ये टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स जो है शहर की डेंसिटी देखते हैं, ट्रैफिक फ्लो देखते हैं कि शहर अगले 20 साल 50 साल में किस तरफ किस गति से बढ़ेगा, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। सब नेता करोड़ों रुपए घूस देते हैं, हाईवे उनके घर के सामने से चली जाती है या उनके खेत के बीच में से चली जाती है, ताकि उनके खेत की रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ जाए। ऐसे पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला, गिर रहा है, गिरता रहेगा जी। रुक कर लेती हूँ शरदेंदु जी, आपका ब्रिगेडियर साहब। सर, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं ही इतनी खराब है, मूलभूत ढांचा ही इतना खराब है, तो ये तो विकासशील तो दूर की बात है। आप कैसे सोच भी सकते हैं ऐसे ढांचे में किसी तरह का कोई विकास करने का? क्योंकि आप कोई भी फील्ड लीजिए, आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी तरह के टैलेंट की कमी है, लेकिन वो टैलेंट उभरेगा कैसे? पहले तो आपको आतंकवाद से ही निपटना होगा, जो आपके अपना ही जन्म दिया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए बहुत एक्सटेंट तक उनका जिस तरीके से कंट्री का एग्जिस्टेंस में आया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ पार्टीशन करके कंट्री बना,
एक आदमी की महत्वाकांक्षा ने एक देश को क्रिएट किया, और जब उनकी पॉलिसीज का निर्माण होना चाहिए, जब उनको अपने यहाँ डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, तो उन्होंने एक अलग तरीके की विधा को जन्म दिया और पूरी तरीके से मिलिट्री पावर बनने की कोशिश की। इसी के तहत वहां पे तमाम तरीके मार्शल लॉ भी लगे, सेना का शासन रहा, और जो जो देश को बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लॉपसाइडेड हुई। शुरू से ही सेना ने अपने रिसोर्सेज पे कब्जा करना शुरू किया, तमाम तरीके की एक्टिविटी रखी, और देखिए जब युद्ध की जरूरत नहीं थी तब उन्होंने युद्ध लगा, चाहे वो 1948 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल और आज की डेट में तमाम तरीके के आतंकवादी घटनाओं को जो वो बढ़ावा देते हैं, ट्रेन करते हैं। तो बहुत बड़ा रिसोर्स आपके सेना में कंज्यूम हो जाता है, और सेना की सुविधाओं में और सेना के एक्शन में और सेना की फंडिंग में कोई कमी नहीं है। पहले अमेरिका से वो इक्विपमेंट मंगाते रहे अपने आर्मी के, अब वो चाइना के उनसे इक्विपमेंट मंगाते हैं। तो जब आपने देश को गलत दिशा में दिया है तो आप कैसे उनकी मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, कैसे आप उनके रोटी कपड़ा मकान को इंश्योर करेंगे। इसी के तहत देखिए पाकिस्तान आज की डेट में बहुत तमाम तरीके की समस्याओं से झूल रहा है, और वहां के जो चारों स्टेट का डेवलपमेंट देख लीजिए, बलूचिस्तान कितना पीछे रह गया, सिंध मार्जिनलाइज्ड है, सिर्फ पंजाब के मुस्लिम ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया, पूरे पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा किया, एक फ्यूडल माइंड सिस्टम से उन्होंने काम किया, पूरे रिसोर्सेज को एक प्रांत में केंद्रित कर दिया। इस तरीके से वहां पे पूरा जनमानस में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, एक स्क्यूड डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ, अगर एट ऑल वहां पे हुआ है। और जब क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हर बार पाकिस्तान को लगा कि वो रिलीजन का कार्ड प्ले करके तमाम तरीके की फंडिंग मिडिल ईस्ट से ले आएगा, और जब वहां से फंड बंद हुआ तो आज की डेट में वो चाइना के ग्रांट पे जिंदा है। देखिए पूरा पूरा अपनी सॉवरेनिटी को उसने चाइना के हवाले कर दिया। सी पैक में जब $60 बिलियन का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया तो नेचुरली वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट्स को भी वहां डिप्लॉय कर रहा है। और आज की डेट में आपकी संप्रभुता का क्या हाल है? अमेरिका आपको धमका लेता है, चाइना आपसे अपने काम करा लेता है, और आपका एक मित्र देश था अफगानिस्तान, जिसके तालिबान की जब आपने सरकार वहां स्टैब्लिश की तो आपने बड़ा जश्न मनाया था, उसको भी आपने एंटेगनाइज कर दिया 24 दिसंबर को जब आपने वहां पे एयर स्ट्राइक की। तो पाकिस्तान की तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। देखिए आर्थिक स्थिति तो उसकी बदहाल है ही है, और अब उसने एक मिलिट्री में नया फ्रंट खोल दिया है। टीटीपी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब तालिबान को भी आपने एंटेगनाइज कर दिया। उनके छापामार जो है आधे देखिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में उनका वर्चस्व है ये, और उनका लिंकअप देखिए अब बीएलए से भी हो रहा। और ये टीटीपी के जो लड़ाके हैं और जो एक्टिविस्ट हैं वो आज की डेट में पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैल गए। तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा कैसे? इसीलिए वहां पे रोटी नहीं है, पानी की किल्लत आपने अभी ऐसा दिखाई, और कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना है तो आपको नेशनल पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको फूड ग्रेन आम आदमी को मुहैया कराना है तो आपको नेशनल फूड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप पाकिस्तान की कोई एक पॉलिसी बता दीजिए जो जनमानस के हित के लिए, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। सिर्फ सेना की फंडिंग है, आईएसआई की फंडिंग है, टेररिस्टों अलकायदा की मदद करते हैं, और तमाम ऐसे ऐसे नी जर्क एक्शन लेते हैं जिससे कि आम मानस का कोई लेना देना नहीं है। तो वहां की जनता तो त्रस्त है, एक फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में होता चला जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में बड़ी समस्याओं में गिरने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल वो दिख ही रहा है। सर देवनाथ जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जब घर में भी किसी तरह की कोई किल्लत होती है तो जो घर का मुखिया होता है वो चीजों को समझता है, कहाँ क्या दिक्कत है, उस दिक्कत तो सुलझाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में हम कितने लंबे समय से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुल्क का मुखिया है वो इन तमाम चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि आप लोग बता रहे हैं किन किन बिंदुओं पर बात करने की जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसकी कमी है, उसको कैसे समझाए, उसको कैसे सही किया जाए। प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल एकदम बेसुध नजर आ रहा है, तमाम चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर लेकर जा रही हैं। तो समझ कहाँ रुकी हुई है सर? पाकिस्तान की समझ यहां पर रुकी हुई है कि आजादी के बाद से ही उनको समझ नहीं आ रहा कि देश का मुखिया कौन है। क्या पीएमएलएन, क्या पीपीपी, क्या पीटीआई, और उस तरफ है आर्मी, आईएसआई। तो पाकिस्तान की जो डीप दिक्कत ये है, डीप एस्टेब्लिशमेंट है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पावर वहां बनती है, चाहे पीपीपी हो, पीएमएलएन अभी है, या पीटीआई इमरान की है, ये जब पावर में आते हैं तो ये आपस में ही इतना ज्यादा लड़ भिड़ लेते हैं कि फिर इनको पीछे मुड़ के पाकिस्तान की आर्मी की मदद से पावर पे रहना पड़ता है। इसका फायदा पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई ने उठाया है। अगर आप देखें, पाकिस्तान गिने चुने देशों में है जहां की आजादी के बाद से आज तक
70-80 साल में आधे समय पाकिस्तान की आर्मी ने शासन किया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से। आज भी अगर पाकिस्तान में आप चले जाएंगे, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि वहां पे जो आईएसआई के अफसरान हैं, उनकी क्या पावर है, क्या शानो शौकत है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान के हर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपने अफसरों को तैनात किया हुआ है। पाकिस्तान की हर पीएससी, जिसे हम भारत में पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, वहां पर उनके कप्तान मेजर कर्नल तैनात हैं कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो एक फौजी अगर एक करोड़ों रुपए के कंपनी के बोर्ड ऑफ चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के कर्नल साहब बता रहे हैं कि हजारों करोड़ की कंपनी कैसे आगे चलेगी, तो उस देश का क्या होगा। पाकिस्तान की जुडिशरी एक तीसरा अंग है जो कि बीच बीच में थोड़ा बैलेंसिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टीज या कभी पाकिस्तान की आर्मी उनके जुडिशरी के ऊपर हावी हो जाती है। और कई बार तो ऐसे भी एविडेंस मिले कि जुडिशरी के लोगों को धमकाया गया, डराया गया, जुडिशरी के लोगों को ही करप्शन केस में फंसाने की कोशिश की। और तो और जो वहां की जो डीप स्टेट है, वहां जुडिशरी को उनके परिवार वालों को तंग किया गया। यानी पाकिस्तान में कोई बैलेंस नहीं है कि पॉलिटिकल पावर क्या करेगी, आर्मी क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी। ऐसे हालत में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि लीडर कौन है। बिल्कुल। एक न्यूज़पेपर का एक छोटी सी लाइन है, वो मैं सर आपको पढ़ के दिखाऊंगी और इस पर आपसे थोड़ा सा डिटेल में विश्लेषण चाहूंगी श्रीदेंदु सर आपसे। भ्रष्ट जल बोर्ड के अधिकारी जवाबदेही से बचते रहे हैं और सिंध सरकार की दोषपूर्ण नीतियों ने नई जल आपूर्ति परियोजनाओं की शुरुआत में बाधा डाली है। इस पर थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। जो कोई प्रोग्राम, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे नेशनल लेवल का है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं, और आपका जो सेंट्रल का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है। और जो पानी की सुविधा आपको प्रोवाइड करनी है, आपको जो आपके पास इतने बड़े पानी के रिसोर्सेज हैं, आपके इंडस वाटर ट्रीटी हिंदुस्तान के से, और 5 नदियों का पानी आपके देश में आ रहा है। और पाकिस्तान का अगर ज्योग्राफी देखें तो इनिशियली तो पानी का एबंडेंस था, आपने इन सारे रिसोर्सेज को क्यों नहीं मैनेज किया। लेकिन आपके पास आज की डेट में फंडिंग नहीं है। आपको ड्रिंकिंग वाटर अगर प्रोवाइड करना है तो तमाम तरीके के डैम कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, सिंचाई परियोजनाओं को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और आम नागरिकों को पानी मुहैया कराना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, वर्ल्ड बैंक भी तमाम तरीके की मदद करता है, आईएमएफ भी मदद करता है, लेकिन आप इन सारों से एड लेते हैं और पैसा खर्च करते हैं टेररिस्टों को ट्रेन करने में, एम्युनिशन बनाने में और अपने लोन का रीपेमेंट करने में। इसलिए उनकी कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। आप सैंक्शन कराते हैं अपने फंड को वर्ल्ड बैंक से, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करा पाते और अल्टीमेटली इसका खामियाजा आपकी जनमानस को भुगतना पड़ता है। इसी के तहत देखिए, आपने कोई नेशनल वाटर का जो पॉलिसी, आपको सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका, आप प्रोवाइड नहीं कर पाए। आपके यहाँ कोई ऐसी नहर नहीं है जो आपने मैन मेड बनाई है। नेचुरल रिसोर्स के वाटर आपके पास है, लेकिन उसको आपने वेस्ट किया। आपने कोई ऐसा जो इंदिरा गांधी कैनाल जैसी जो परियोजना है जिसके लिए आप बीएलए में अरे बलूचिस्तान को आप पानी प्रोवाइड कर सकते थे, सिंध को प्रोवाइड कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो लिहाजा आज की डेट में त्राही त्राही मची हुई है। और जब गवर्नमेंट को चिप इन करना चाहिए, जब कहां पानी की समस्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिंध की गवर्नमेंट की मदद के लिए आना चाहिए। आप वो भी नहीं करते हैं। नवाज शरीफ का कहां स्टेटमेंट है, या शहबाज शरीफ का कहां स्टेटमेंट, या पंजाब के मिनिस्टर का कहां स्टेटमेंट है कि हम आपको इस तरीके से मदद करेंगे, या कहां है आपकी वाटर ट्रेन अगर वहां पानी की दिक्कत हो रही है तो। आपने ऐसा कोई भी सुविधाएं लगी। और साथ में ड्रिंकिंग वाटर चाहिए आपको, जो पोल्यूटेड वाटर नहीं चाहिए, तो इससे आपके हेल्थ इश्यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान में जो एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, जो आपका पर्सपेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए, वो पूरी तरीके से लैक करता है। और इसके लिए तमाम लोग जिम्मेदार हैं। स्टेट गवर्नमेंट को मैं इसलिए पूरी तरीके से नहीं ब्लेम कर सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के बड़े रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जब आपको खुद रिसोर्स क्रंच है, आप तमाम तरीके के एड पे जिंदा है, चाइना को अपने देश में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं
एक सेक्शन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो है अपने जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको भी आप सुविधाएं मुहैया कराइए, उनके लिए फंड एलोकेशन करिए, उनके भी वेलफेयर की बात करिए। कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम इंडिपेंडेंस के बाद से अब बता दीजिए जो पाकिस्तान ने अपने जनमानस के लिए लागू किया हो। जी। हिंदुस्तान में 1001 ऐसे आप स्कीम बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक भी ऐसी स्कीम नहीं है। सिर्फ सेना का डोमिनेंस, और सेना का डोमिनेंस देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, प्रोफेशनली तो दे आर वेरी वीक। नहीं, अगर वो प्रोफेशनली इतने साउंड होते तो इतने सारे युद्धों में लगातार वो हार हैं। आज की डेट में जो तालिबान है वो भी आपके ऊपर हमला करके आपकी चौकियों पे कब्जा कर लेता और आपके शहरों में घुसा हुआ है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में है। और आज की डेट में बलूचिस्तान में जिस तरीके से है, तुर्बत शहर में बीएलए ने एक दो शहर तुर्बत शहर के इलाकों को कैप्चर कर रखा, उनके कंट्रोल में। तो आप तो प्रोफेशनल है नहीं। आर्मी का काम होता है प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना, ये नहीं कि आपने कॉमर्शियल एक्टिविटी करके कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आटा की कंपनी लगा रखा है, या आपने स्नैक्स की कंपनी लगा रखा है, या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये काम कॉमर्शियल है, ट्रेड का है, कॉमर्स का है, मिलिट्री का नहीं है। लेकिन ये सारे काम मिलिट्री करती है। तो एक तरह आप मिलिट्री का गुणगान करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज में लगे हैं। ये आपका कोर जॉब नहीं है। कोर जॉब में तो आप पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां कोई पॉलिसी नहीं है। वहां के देखिए मीडिया कर्मी भी फ्री नहीं है। तमाम तरीके के यूट्यूबर जो 20, 25, 50 हैं, उनको अपडेट कर लिया गया, कहां गए पता नहीं है। जुडिशरी कंप्रोमाइज है, क्योंकि इमरान खान को जेल में रख के आप इलेक्शन कराते हैं, और इलेक्शन रिजल्ट जब आते हैं तो उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देते हैं, और उसके पहले उसके ऊपर बैन लगा देते हैं। और आज की डेट में तमाम तरीके के जुडिशरी को प्रेशराइज करके ऐसे पॉपुलर लीडर के ऊपर चार्जेस लगा के उसको जेल में बंद रखते हैं, और उसको आगे आने वाले दिनों में 10 से 15 साल तक का आपने उनका बंदोबस्त जेल में कर दिया है। और जो आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, देखिए किस तरीके की वहां पे व्यवस्था बनी हुई है। केपी का जो चीफ मिनिस्टर, वो कहता है हम जेल तोड़ के इमरान खान को रिलीज करा लेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो आपके स्टेट कंट्रोल में है नहीं, तमाम इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। अब तो मेरा मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा को कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस स्टेट क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तालिबान के लोग सरेआम किसी को मार देते हैं, मिलिट्री के कॉन्वॉय उड़ा देते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ा देते हैं। तो कहने का मतलब है इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड है। बिल्कुल देवनाथ जी, एक पानी आखिरी नहीं, सवाल आपसे, इन्फ्लेशन आखिरी इतना हार्ड, रिएक्शन। पॉलिसी नहीं, और कंट्रोल किसी का है नहीं वहां पे। तो इस तरीके से इन सारी समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह कि आपको रीलुक करना पड़ेगा। बिल्कुल, इट और इज जितने भी ऑलवेज तमाम चीजें आप दोनों ने हमें बताई, एक आखिरी रिएक्शन और एक ही मुझे लगता है लाइन में इसको पूरा कर देना चाहिए कि ये सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कुल मिला के। पाकिस्तान उसी तरह से चल रहा है जैसे कि उसी 1947 के पहले अंग्रेजों ने चलाया। अंग्रेजों ने जो अच्छी चीज कर गई वही चल रही है। उनमें भी अगर जंग लग गया तो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी औकात नहीं है कि अंग्रेजों ने जो अच्छा काम किया था, नहरें बनाई थी, उनको सफाई रखें, मेंटेनेंस करें, उनमें से लीकेज ठीक करें। अब पाकिस्तान जैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों ने चलाया था। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से जल संकट जो है वो कराची में गहराता जा रहा है, उससे समझ यही आ रहा है